तो दोस्तों वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन और यूनिट 1 और 2 हमने डिटेल से डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल भी काफी हमने डिस्कस किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। अब यूनिट 3 आपका क्या है? आपका यूनिट 3 है फोर्स एनालिसिस। यानी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एनालिसिस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि यूनिट 3 में हमारा सिलेबस क्या क्या है, फिर उसको हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, पहले समझते हैं कि फोर्स एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डायनेमिक रिजिड लिंक प्लानर मोशन के लिए, एंड फोर्स एनालिसिस ऑफ प्लानर मैकेनिज्म क्या होते हैं। पिस्टन फोर्स एंड क्रैंक शाफ्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका डेरिवेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट ड्यू टू द फोर्स ऑन पिस्टन, यानी फोर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं। टर्निंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनता है फॉर सिंगल सिलेंडर के लिए, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए, फोर स्ट्रोक आईसी इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी फोर्स के टर्म में। ओके, कैलकुलेशन हम सीखेंगे। बात करेंगे फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड के बारे में एंड फ्लाई व्हील के बारे में। यानी ये जो आपका यूनिट 3 है, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्टैटिक एनालिसिस ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। अब स्टैटिक फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप पढ़ना। पहले थोड़ा सा हम इजी पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट थोड़ा सा आगे इजी है, बट बाकी आगे थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ओके, चलो समझते हैं। तो पहले जैसे कि आपने पढ़ा फोर्स एनालिसिस का और स्टैटिक के बारे में, पहला यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। कोई बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव भी कर रही है, वो चाहती है कि मैं मूव भी करता रहूं, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पहली चीज, तुम कह सकते हैं कि ए बॉडी इन is in static equilibrium if remains in state of rest or motion. If body is at rest, tend to remain at rest. If motion, tend to keep the motion. ठीक है, तो देखो कि क्या है कि कुछ कंडीशन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कहती है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी जो एक बॉडी सपोज है, सारे फोर्स हैं, यहाँ पे सपोज F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है और यहाँ पे F3 लग रहा है। तो ये जानो जो सारे फोर्स हैं वो क्या है, अगर सम इनका जीरो है तो वो हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर हम कहते हैं कि सिग्मा एफ क्या है, जीरो है। सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ द फोर्सेस, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या है, जीरो है। ओके, इसका मतलब है नो लीनियर मोशन, नो एक्सेलरेशन। नो लीनियर मोशन, नो एक्सेलरेशन, मैंने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी में कोई वेलोसिटी में चेंज होता तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यानी कहने का मतलब नो एक्सेलरेशन नहीं होगा, नो लीनियर मोशन। ठीक है, फोर्स ऑन इन ऑल डायरेक्शन कैंसिल टू ईच अदर। यानी कैंसिल टू ईच अदर किस तरीके से? देखो, सपोज दैट एक बॉडी है, एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो यानी या F1 है सपोज दैट, ये F2 है, तो यानी F1 बराबर F2 होगा। ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पहली कंडीशन आप समझ गए। सेकंड कहता है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज जीरो। यानी जो मोमेंट है उसका वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यानी कोई उसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बराबर होना चाहिए। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, चलो क्या है, थोड़ा सा एक प्लानर सिस्टम में क्या कहता है कि जो हमारे फोर्स हैं, जो टू डायमेंशनल में फोर्स होते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, और जो मोमेंटम है वो सारा जीरो है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, एक टेबल है, उसमें एक बुक रखी हुई है। अगर हम बुक का वेट देखें, एक्चुअल जो वेट देखें, सपोज Fg है, और इसका जो रिएक्शन फोर्स है N है, तो हम कह सकते हैं Fg क्या है, वो N के बराबर है। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। यानी जो इज द वर्टिकल फोर्स क्या है, उसका जीरो है। समझ में आया? ये एग्जांपल है, तो आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ कंडीशन पूछी जाती है आपकी
कि कहता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ 2 एंड 3 फोर्सेस, यानी कोई बॉडी में 2 फोर्स लग रहे हो या 3 फोर्स लग रहे हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से दिखेगी। ओके, समझते हैं। पहली कंडीशन कहता है कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से हो, जब 2 फोर्स मेंबर काम कर रहे हैं। कैसे 2 फोर्स मेंबर काम कर रहे हो? सपोज दैट एक बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है, इसमें एक फोर्स F1 काम कर रहा है ए पॉइंट से, एक फोर्स F2 काम कर रहा है इस बी पॉइंट पे, लेकिन जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, अगर इस तरीके से कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी जो F1 है वो F2 के बराबर है। तो कंडीशन क्या हुई, ऑल मेंबर ए मेंबर अंडर एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस लग रहे हो, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पहला, फोर्स आर इन सेम मैग्नीट्यूड। अब क्या है सेम मैग्नीट्यूड का मतलब, यानी F1 अगर हमारा 4 किलो न्यूटन लग रहा है, ये 4 न्यूटन लग रहा है, तो जो F2 है वो भी 4 किलो न्यूटन होगा। पहली चीज, फोर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स हमारी कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो, एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, यानी एक इस तरीके से जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि टू फोर्स इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। पहली चीज समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं, फिर कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, जब 3 फोर्स मेंबर काम कर रहे हो, तो क्या होगा, समझते हैं तब क्या होगा। ठीक है, देखो, इस कंडीशन में एक बॉडी है, ये मैंने एक मान लिया एक बॉडी है कोई, इसमें एक F1 काम कर रहा है, एक F2 काम कर रहा है, एक F3 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक F3 काम कर रहा है ए बी सी पे। तो जो सारे फोर्स काम कर रहे हैं उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा कैंकुलेंसी कहलाता है। अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। कहता है कि ए मेंबर अंडर एक्शन थ्री फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज जीरो, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो, जीरो हो, रिजल्टेंट फोर्स। एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस इज O, इज नोन एज ए कॉन्करेंसी। तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जब इक्विलिब्रियम की, जब फोर्स कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि कोई बॉडी है, जब उसमें क्या है, 2 फोर्स लग रहे हो और एक टॉर्क लग रहा हो, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन किस तरीके से होगी, समझते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बॉडी है कोई, ये हमने मान लिया हिंज टाइप में मेंबर है कोई, एक यहाँ पे एक पॉइंट पे फिक्स है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। अब क्या है, एक टॉर्क लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो F1 इंटू एच होगा और F2 इंटू एच होगा, वो टॉर्क बराबर है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब समझते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन के। ए मेंबर अंडर एक्शन द टू फोर्सेस, टू फोर्स काम कर रहा है F1 एंड F2, अप्लाइड टॉर्क विल बी द इक्विलिब्रियम। कैसे, कैसे कहता है कि जो दो फोर्स हो वो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, यानी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यानी वैल्यू इक्वल हो। और कैसे होने चाहिए, पैरेलल डायरेक्शन होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो दोनों देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं और अपोजिट भी हैं। ठीक, तो फोर्स फ्रॉम ए कपल, तो फोर्स हमारा क्या करेगा, कपल को फॉर्म करेगा, वो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जो T है, दिस इज द टॉर्क, F1 इंटू एच है और F2 इंटू एच है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गई मैग्नीट्यूड की। एक लाइन कहता है कि अगर T इज क्लॉकवाइज है, T कैसा है, क्लॉकवाइज है, वेयर द कपल फॉर्म F1 एंड F2 इज ए काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ये अगर काउंटर क्लॉकवाइज है ये, तो टॉर्क क्या है, इसके अपोजिट है। ये कंडीशन इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगा। समझ में आ गया, ये कंडीशन समझ में आ गई, क्योंकि आपके एग्जाम में
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलो समझते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एफबीडी क्या होता है, किस तरीके से ड्रा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है ये। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको एफबीडी बनाना आएगा, और ये जो मैं डायरेक्शन बताया हूं ये आना चाहिए, कंडीशन आनी चाहिए, थ्योरी आना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं एफबीडी को। एफबीडी को एफ बी और डी, एफबीडी को क्या कहते हैं? फोर्स बॉडी डायग्राम। किस लिए काम आता है? किसी भी बॉडी के अगर उसमें मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं मोशन में है, तो किस तरीके से हम उसके फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ये बताता है हमारा एफबीडी। अगर हम एफबीडी नहीं बना पा रहे हैं तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहता है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम इज इसके डायग्राम ए पार्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द मैकेनिज्म इज ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फोर्स ऑन इट। ठीक है, अब कैसे देखो समझते हैं। हमने ए वाला फिगर आप देखो, यहां पे एक 4 बार जो 4 लिंक है, 4 लिंक मैकेनिज्म है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है और लिंक 4 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से बना हुआ है, और 2 3 4 आपको लिंक दिख गया है। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि ये जो बॉडी है कैसी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इफ ईच मेंबर मस्ट बी इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल, यानी एक एक चैन पे किस तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि मेंबर 4। अब इसका सॉल्व करने का मेथड देखो, यहाँ पे एक्चुअल होता है आर्क से। हम क्या करते हैं, एक लिंक को इस तरीके से एंड स्टार्ट करते हैं कि जो लास्ट वाला जो टार्क है वो हमें पता चले कि किस तरीके से फोर्स पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले लिंक 4 को लिया। ठीक है, ये मैंने लिंक 4 को लिया। अब लिंक 4 में मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो देखो, अब ये क्या है, लिंक मैंने इसको सी और डी को इस तरीके से ड्रा किया पहले। ठीक, सी और डी को मैंने ड्रा किया समझने के लिए, ये सी और डी को। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स काम कर रहा है एफ, इस तरीके से कुछ एंगल पे। तो मैंने मान लिया भैया एक पॉइंट पे ये एंगल पे इस तरीके से फोर्स काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या है जो एफ, ये अब इस वाले लिंक पे कौन काम करेगा? यही वाला तो काम करेगा इस पे, 3 वाला। तो मैंने मान लिया 3, और ये क्या है हमारा 4 लिंक है, तो 3 4। मैंने लाइन ऑफ एक्शन 3 और 4 इस तरीके से दिखा दिया। अभी देखो डायरेक्शन मैंने नहीं दिखाया कुछ। ठीक, अब एक लिंक यहाँ पे 1 वाला लिंक काम कर रहा होगा किस पे? 4 पे, यानी F14। ये हमारा हो गया F14। अभी मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं सोची, समझते हैं। अब इस कंडीशन में कभी आता है तो हम एक ट्रायंगल को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और ट्रायंगल इस तरीके से बना हो ताकि हम एक्चुअल में सोल्यूशन को कर पाए। ठीक है, तो अब ट्रायंगल बनाते हैं इसका, एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हमने एफ हमारा क्या है, कुछ एंगल पे है। मैंने इस एंगल को एफ को इस तरीके से ड्रा किया। इसका जो डायरेक्शन है वो हमें गिवन है, देखो इस तरीके से डायरेक्शन गिवन है, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये जो F34 है ये वाला इस डायरेक्शन पे है, तो ये वाला इस तरीके से डायरेक्शन शो करेगा। नॉर्मल बात है, जो F14 होगा वो कैसे जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से मिलाएगा ना। तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया ना इस डायरेक्शन में। यानी अगर हम देखें तो F14 इस तरीके से डायरेक्शन में काम कर रहा था, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये हमारा कैलकुलेट हो गया पहला, कि जो 4 है, जो 4 लिंक है उसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे थे। F काम कर रहा था, F34 काम कर रहा था और F14 काम कर रहा था, पहली चीज। ठीक है, हमने लिंक 4 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं भैया लिंक 3 पे। लिंक 3 पे हम देखेंगे, देखो लिंक 3 को मैंने सीधा ड्रा किया, ये सीधा मैंने ड्रा किया बी से सी से। अब इसमें मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। अब ये जो लिंक 3 है इसमें तो पहले ये वाला काम करेगा और एक ये वाला काम करेगा, यही दो तो लिंक जुड़े हैं उससे। हमेशा एक लिंक पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, जो उससे कनेक्ट होगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो आप देखो ये कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है जो 3 से कनेक्ट है, तो F23। ठीक, इसके क्या है, अब ये जो टॉर्क है इस तरीके से। अब ये वाला जो लिंक मिल रहा है वो क्या होगा, इसके अपोजिट काम करेगा F43। यानी ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, दोनों हो गए इक्वल। कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2 फोर्स काम कर रहे हैं। F23 काम कर रहा है और F43 काम कर रहा है। ठीक है, चलो
बात करते हैं मेंबर टू की। मेंबर टू एक्ट अपॉन द टू फोर्सेस। अब चलो, अब किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं टू की। इस टू की बात करते हैं, तो इस वाले को मैंने इस तरीके से एंगल को यहाँ बी और ए ड्रा कर लिया। ठीक, जब बी और ए ड्रा कर लिया तो देखो ध्यान से देखना, अब ये जो है F23, अगर हम इसको F23 है, अगर 32 ले रहे हैं, क्योंकि ये 32 से काम करेगा तो ये इसके अपोजिट हो गया। टार्क है तो ये इसके अपोजिट काम करेगा, तो यानी ये इस तरीके से काम किया, ये इस तरीके से काम किया। कितने फोर्स हो गए, कितने फोर्स हो गए, F32 और F, और ये टार्क, ये तो कह रहा है ये वाली लाइन। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको, कि जो F34 है, दिस इज द F34, ये वाला जो टर्म है वो कह रहा है कि F43 के इक्वल है, ये इक्वल है। अब ये जब इक्वल है, ये F23 भी इक्वल होगा इसके, अब ये भी इसके इक्वल है, यानी F34, F43, F23, F32 क्या है, इक्वल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है, थोड़ा सा समझ लें ध्यान से किस तरीके से इक्वल है। देखो कहता है कि F34 क्या है, F43 के इक्वल है, हाँ? और F23 क्या इक्वल और अपोजिट है, ये इसके इक्वल है, हाँ? और ये जो F32 है वो क्या है, ये जो F23 है ये इसके इक्वल भी है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मेंबर 2 विल बी इन इक्विलिब्रियम, F2 इज इक्वल एंड F2 पैरेलल एंड अपोजिट टू F32, ठीक है। ये देखो इसके पैरेलल अपोजिट है ये वाला। तो कह रहा है कि अगर कैलकुलेट करना हो, हमें टार्क को कैलकुलेट करना हो, तो हम कहेंगे F32 इंटू एच होगा और F12 इंटू एच होगा। ये समझ में आ गया। अब इस FBD को ध्यान में रखना, आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं ये है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हम ध्यान से समझेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे कि हम किस तरीके से आगे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये आप न्यूमेरिकल पढ़ लें, एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए डायरेक्ट मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आपको एक प्रोटेक्टर रख लेना है, स्केल भी रख लीजिए। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पढ़ लेते हैं फिर आगे समझते हैं। कह रहा है कि ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है विद द फॉलोइंग डायमेंशन है, इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F, क्या है, 2 किलो न्यूटन है एट बी पे, ठीक है, बी पे 2 किलो न्यूटन लग रहा है एज सोन इन फिगर। जो O और A है वो कितना है, 100 mm है। AB कितना है, 450 mm है, 450 mm है। तो कह रहा है कि हमें टॉर्क को डिफाइन करना है कि कितना होगा और उसकी डायरेक्शन को बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको मैंने जैसे बताया, एक आप प्रोटेक्टर स्केल ले लें और एक पेन ले लें या पेंसिल ले लें, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन था कि कह रहा है कि जो OA डायमेंशन हमारी थी वो कितनी थी, 100 mm थी, ठीक है, क्या थी, 100 mm थी, ओके। अब 100 mm थी और जो डायरेक्शन हमारी AB है, दिस इज द A, और B कितना था, 450 mm था। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब समझो पहले कि क्वेश्चन ड्रा किस तरीके से किया था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से ड्रा था, एक पॉइंट आपको ये गिवन था और कह रहा था कि चलो, तो पहले मैं एक ड्रा कर लेता हूं एक्सेल आप समझाने के लिए। जो OA 100 mm है, मैंने मान लिया कि 50 mm वो क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर जो 50 mm है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो जो OA होगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आएगा। और जो AB है वो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान से समझना,
बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये कह रहा था कि ये वाली जो डायमेंशन हमें गिवन थी, पहले क्या करो आप एक पॉइंट ले लो, समझने का अच्छा तरीका है। फिर कह रहा है कि जो ओ ए हमारा था वो 2 सेंटीमीटर था, लेकिन कितने पे था, 120 पे था। तो आप क्या करो इस तरीके से, ये हमारा क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है, ये 120 हो गया। ठीक, 120 हो गया, कितना ओ ए कह रहा था 2 mm। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाओगे ना आप ये तो यहाँ पे आपको 2 mm मिलेगा। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रा कर ली। ध्यान से देखना, ये पॉइंट हमारा था O और ये पॉइंट था हमारा A। ठीक, अब देखो, अब कह रहा था ये वाली क्या है लाइन, सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन हो गई। ये क्या है, फ्री लाइन है, तो मैंने इसको इस तरीके से ड्रा कर दिया, हमें नहीं पता। ठीक, अब इस पॉइंट को हम कहीं ना कहीं मिलाएंगे। क्या, जो ए बी है वो 9 सेंटीमीटर है, तो ए बी को ये ए रखा, अब इसको 9 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से मिलाओ, ये ए हो गया। अब लग रहा है मुझे ये मिल रही है, ठीक है मिल रहा है, तो ये हो गई 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये ए है, दिस इज द बी है, ये कितना हुआ हमारा 9 सेंटीमीटर हुआ, और ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे कह रहा था एक टॉर्क लग रहा था, टॉर्क लग रहा था, ये ए ओ पॉइंट है, ये लिंक 1 था हमारा। यहां पे एक फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, वो कितना है 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। जब ये 2 किलो न्यूटन लग रहा है, अब क्या है लिंक क्या है, ये 1 हो गई, ये क्या है 2 है, और ये 3 लिंक है। अब कह रहा है कि ये जो टी लग रहा है, ये टी को हमें फाइंड करना है एक्चुअल। ठीक है, अब देखो इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर आप मेजर करोगे इसको, अब देखो अगर आप इस तरीके से ड्रा करते हो ना, तो ये कितना मिल रहा है 8 के अप्रॉक्सीमेट मिल रहा है, ये 8 ही है। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे बता रहा हूं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक लिंक को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिंक पहले 4 ले दे रहा हूं। मैंने यहां क्या किया, लिंक 4 को कैलकुलेट किया। मैं चाहता हूं यहां पे देखना कि कितने फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं। अगर इसमें लिंक 4 पे देखूं तो एक तो एफ एक्ट हो रहा है, एक एफ फोर्स एक्ट हो रहा है। अब ये 3 है, जो 3 है ये भी तो 4 पे एक्ट होगा, ये वाला फोर्स, तो कितना होगा F34 होगा। और ये जो 1 है ये भी तो एक्ट होगा, यानी 14 होगा, यानी F14 होगा। ठीक, हम कोशिश करते हैं इसकी एफबीडी ड्रा करने की। देखो अगर मैं नॉर्मल एफबीडी ड्रा करूं इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा, ठीक है नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको दिखने लगे। यहां पे देखो, ठीक है, अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे एक F काम कर रहा है और एक F34 काम कर रहा है। ये जो होगा वो इस एंगल पे होगा। अभी समझो कि मैं ड्रा करके बताऊंगा। एक F34 काम कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक F14 काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं कि डायमेंशन किस तरीके से मैं निकालनी पड़ेगी। देखो इतना समझने के बाद मैंने मान लिया ये जो 2 किलो न्यूटन है ना, मैंने मान लिया कि जो 1 किलो न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मानने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो मैंने एक स्केल लिया और ये लिया। अब क्या है, इसके पैरेलल यहां पे 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचा क्योंकि 2 किलो न्यूटन है। तो मैंने एक ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया। चलो मैंने ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया, ऐसे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहां से 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दिया। ड्रा कर दिया, ध्यान से समझना, मैंने 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी इसके हिसाब से। ठीक है, चलो ड्रा कर दी। अब कह रहा है कि ये लाइन हमें ड्रा करनी है, ए बी वाली, जो इस तरीके से फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है लाइन पे, ये जो लाइन पे एक्ट हो रहा है।
अब देखो इसको हम डायरेक्ट ऐसे तो पैरेलल थोड़ा लेना डिफिकल्ट है, तो आप एक काम करो ना। क्या काम करोगे? काम ये करना है कि इस पॉइंट पे इस तरीके से रखो, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट मान लो आपका, तो इस पॉइंट पे इस तरीके से रखो और अप्रॉक्सीमेट ले लो। ये कितना है? 10 11 पे लगभग मिल रहा है, ध्यान समझना, 11 पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे रख के, क्योंकि एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। अब मैंने एक फ्री लाइन ड्रा कर दी। कैसी फ्री लाइन? पहले क्योंकि अभी डायमेंशन नहीं पता, लो मैंने एक फ्री लाइन इस तरीके से ड्रा कर दी, ठीक है। अब देखो ये F34 हुआ, हमें कैलकुलेट क्या करना है? F14 कितना है और F34, ठीक। अब देखो इसको मैंने क्या किया? इस तरीके से ड्रा कर दिया, इस तरीके से ड्रा कर दिया। अब ये वाली डायमेंशन आप कैलकुलेट करो कितनी आ रही है? F34। देखो F34 कितनी आ रही है? ये 2 के अप्रॉक्सीमेट मिल रही है, 2 के। कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। तो हम कह सकते हैं, देखो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करो तो F वाला डायरेक्शन किस तरीके से? इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, तो इसके ये क्या होगा? ऐसे डायरेक्शन जाएगा, तो यानी ये F14 हो गया, यानी ये F की डायरेक्शन हो गई, ये F14 की हो गई। तो अब देखो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, ये ऐसे जाएगा, तो ये हो गया F34। और F और 3 ये डायमेंशन हमने मेजर कर ली, यही तो हमें चाहिए था, ये हमें चाहिए था, हमने नाप लिया इससे। ये होता है बनाने का तरीका, ये तो यानी 2 के अप्रॉक्सीमेट आ रही है। यानी मैं कह सकता हूं जो F34 है वो 2 है, ये 1 हो गया, यानी हो गया 2 किलो न्यूटन। यानी F34 हमें मिल गया। समझ में आया? कुछ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नहीं समझ आया फिर भी आप कमेंट में बताइएगा, 1-2 न्यूमेरिकल हम और लेंगे तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमने लिंक 4 कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं लिंक 3 पे। किस पे आते हैं? लिंक 3 पे आते हैं। लिंक 3, ठीक है। अब लिंक 3 देखो, लिंक 3 क्या है? ए और बी है, तो इसमें कोई एंगल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो एक ये क्या था? ए था और ये बी था। अगर हम लिंक 3 पे देखें कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो लिंक 3 पे देखो एक तो भी 4 वाला एक्ट होगा, एक तो 2 वाला एक्ट होगा, यही तो होंगे। तो हम कह सकते हैं F23 एक्ट करेगा और F43 एक्ट करेगा ये वाले पे, ठीक। देखो अब क्या है, जो F34 है और ये वाला फोर्स एक एक्ट का काम करेगा और एक इस पे काम करेगा। तो अगर इसकी डायरेक्शन को देखें F34 की, तो ये इसकी क्या होगी? इक्वल अपोजिट होगी, यानी ये वाला फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा F23। और इसके जस्ट अपोजिट पे डायरेक्शन पे जो होगा वो कितना होगा? F43। यानी ये दोनों इक्वल हो गए, यानी F23 हो गया और F43 हो गया, ठीक। अब देखो यहां से जो F32 है, ठीक, जो F32 है वो क्या होगा? 23 के बराबर होगा, ठीक। अब जो यहां पे 23 होगा वो चलो पहले आप ये वाला कैलकुलेट कर लो तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं, ठीक है, किस तरीके से। तो अभी ये लाइन आप रहने दो 1 मिनट, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेज पलटता हूं, तो काम करता हूं यहीं पे समझा देता हूं ताकि पेज पलटना ना पड़े अभी। तो यहां पे आप इतना समझ गए, F23 और F43 काम कर रहा है, इक्वल और अपोजिट पे है, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं लिंक 2 की। किसकी? लिंक 2 की। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लिंक 2, ठीक है, लिंक 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिंक 2 मैंने लिखा। अब देखो, अब ध्यान से समझो, पहले तो आपको ये लाइन चाहिए, फिर ये एंगल पे चाहिए। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, 1 मिनट आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं थोड़ा सा। देखो मैंने मान लिया मुझे ये लाइन ड्रा करनी है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया पहले, ऐसे ही मैंने ऐसे कोई पॉइंट ले लिया, तो मुझे ये लाइन चाहिए 2 तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सीधी लाइन है ना, इसको आप इस तरीके से रखो
अब देखो कितना आ रहा है, 120 ही आ रहा था ना, 120 हमने लिया था, तो यहाँ पे हो गया 120, कहीं यहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 120 आएगा। अब कितना है, ये 2 है, ये हमें 2 ही लाइन ड्रा करना है, तो मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन ड्रा कर दी, 2 लाइन ड्रा कर दिया, ये वाली लाइन, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या कि ये जो है, ये जो टॉर्क जा रहा है ये वाला, ये क्या रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे रहे, तभी हमारी डायरेक्शन एक्चुअल में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पैरेलल लेने के लिए, तो मेरे पास पैरेलल लेने का आइडिया क्या है कि एक तो क्या है, इसको ऐसे करके आप इस तरीके से ले जाओ, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरीके से देखो। अब क्या होता है कि जैसे हमने ये 2 सेंटीमीटर लाइन ये ड्रा कर दी, अब हमें क्या करना है, ये वाला बनाना है लाइन, ठीक है। ये तो करना क्या होता है, यहां से आप ये जो पैरेलल लाइन है इसको इस तरीके से पैरेलल, तो यहां तक हमने देखा था। अब क्या करना है, ये हमें क्या करना है, जो ये है F32 ये ड्रा करना है, ठीक, ये वाली लाइन। अब क्या करो, यहां से इस तरीके से करो, और यहां से सेम वे में इसको पैरेलल इस तरीके से लेके आओ, ठीक। अब हमने एक लाइन ड्रा कर ली, यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर ली। अब जो ये पैरेलल लाइन है इसके अपोजिट टॉर्क होगा, तो ये लाइन हो गई इसके पैरेलल, ठीक, ये वाली लाइन, ठीक। अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क रहता है ये क्या है, 90 पे, तो 90 के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप इसको प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखो, और ये हमें मिल गया 90। अब जैसे ये 90 मिला, इसको हमने क्या किया, यहाँ से ड्रा कर दिया, ये ड्रा कर दिया। अब आते हैं थोड़ा डायरेक्शन पे, समझते हैं, ठीक। टॉर्क हमारा किस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो F23 था, F23, ठीक। अब इस टॉर्क के जस्ट अपोजिट पे एक जो फोर्स लग रहा था हमारा, वो कितना है, F32 लग रहा है, ये वाला। अब F32 इस तरीके से लग रहा है, तो जो F12 लगेगा वो कैसे लगेगा, F12 इस तरीके से लगेगा, F1 और 2, ठीक। हमें टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने क्या किया, ऐसे कैलकुलेट किया, ये कितना मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है, दिख रहा है 1.5। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं टी को, ये कितना मिला, 1.5 मिला, तो अगर हमें इस टॉर्क को कैलकुलेट करना है, किसको, टॉर्क को कैलकुलेट करना है, तो मैं कह सकता हूं कि जो F32 है इंटू H होगा, दिस इज द H, ये हमेशा 90 पे रहता है, इसलिए मैंने प्रोटेक्टर रख के मेजर किया, ओके। अब जो F32 है वो हमने बताया था अभी, कितना था, 2, F32 कितना है, 3 4, और ये जो क्या इक्वल है 3 4 और 2 3 3। अब देखो यही बता रहा था कि यहां पे देखो जो अब पूरे F32, जो F32 है, जो F32 है वो क्या है, F23 के इक्वल है। अब ये क्या है, F43 और F34 ये क्या सब इक्वल है, तो यानी 2 किलो न्यूटन सब होंगे, समझ में आया। अब ये हो गया F32 कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन, और H हमने कितना लिया, 1.5। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, mm में हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये हमने कर दिया 50 इंटू। तो अगर हम फाइनली यहाँ पे देखें तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 150 किलो न्यूटन mm। हम क्या कर रहे हैं, किलो न्यूटन क्या कर रहे हैं, 150 किलो न्यूटन, और ये हो गया मीटर, अरे सॉरी किलो हटा दो यहाँ पे, न्यूटन मीटर हो, ठीक है। तो ये हमें मिल गया एक्चुअल डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन पूछता है, देखो टॉर्क की। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, ठीक। ये इस तरीके से घूम रहा है, ये अब ये इस तरीके से घूमेगा, तो कैसे डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। अब समझ में आया। पहला तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था, आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, इस डायग्राम को बनाना है, पहले डायग्राम को इसकी हेल्प से, कितना एंगल दिया है, कितना मेजरमेंट करना है, ज्यादा एंगल है तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग
अब आपको हमेशा मोस्टली टॉर्क ही कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या? टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस साइड से पहले ये वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर लिंक 3 में जाएंगे, फिर लिंक 4 में जाएंगे, तब इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और जो डायमेंशन हमें चाहिए होगी, हमेशा 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, एक एच की जरूरत पड़ेगी और एक 4 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मेजर हो जाएगा। जैसे हमने ये वाली डायरेक्शन मेजर किया था, अब ये डायरेक्शन मेजर किया था। ठीक है, तो ये रहा आपको दोस्तों कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूं अच्छा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट वैसे भी एंड हो जाएंगे। थैंक यू।